हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की जो क्लास हमारी रहेगी वो रहेगी मैथ्स पर रहेगी अरिथमेटिक पे हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको हर एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेगा। जैसे आगामी एग्ज़ाम देख लें तो MP कांस्टेबल का एग्ज़ाम होगा ही। अब वो एग्ज़ाम या तो जुलाई या तो अगस्त, तो अभी भी समय है, आप प्रैक्टिस पे बने रहें। तो आपके लिए प्रैक्टिस यहाँ पर लाए हैं, आप प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ पर आज की जो हमारी पहली क्लास है बहुत ही बेसिक अरिथमेटिक का एकदम बेसिक से क्वेश्चन है। आपको बेसिक इंफॉर्मेशन रखना है, उसी के बेस पे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। और भी एसबीआई क्लर्क का भी एग्ज़ाम उम्मीद है जुलाई तक में हो जाएगा। एसएससी जीडी ध्यान रखिएगा, बहुत ही जल्दी इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने ही वाला है, इसी मंथ में आ जाएगा आपका। रेलवे के एग्ज़ाम अभी देखिए, जो एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट हुआ है तो सीबीटी 2 जिनका भी पेपर बहुत अच्छा गया है तो वो सीबीटी 2 की तैयारी करते रहिए। ठीक है, पेपर तो होगा ही दोस्तों, बस आप अपनी तैयारी को बनाए रखिए। चलिए आते हैं क्वेश्चनों से, शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा। पहला जो क्वेश्चन हमने लिया है नाव और धारा। तो बोट एंड स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर होगा तो बहुत ही जल्दी ये क्वेश्चन आप बना लेंगे। बोट एंड स्ट्रीम कॉन्सेप्ट बस छोटा सा है कि जैसे ये पानी की धारा है, इधर ही पानी का जो फ्लो है ऐसे टॉप से बॉटम की तरफ हो रही है। ठीक है, यहाँ पर हमने एक नाव ऐसे ड्रॉ कर लिया। तो जैसे नाव की स्पीड x और जो पानी की स्पीड है, ठीक है, धारा की जो गति है उसको y मान लेते हैं। अब जैसे पानी का बहाव ऊपर से नीचे है, नाव भी अगर नीचे की तरफ ही आएगी तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाएंगे, उसको हम बोलते हैं अनुप्रवाह। ठीक है, डाउन स्ट्रीम। और पानी का बहाव नीचे है और नाव अगर ऊपर की ओर जाएगी तो इसकी स्पीड जाहिर सी बात है कम हो जाएगी, क्योंकि पानी के जो स्पीड है इसको रोकेगी, ब्रेकर का काम करेगी, तो इसकी स्पीड जाहिर सी बात है कम होना ही है। तो क्वेश्चन में कहता है एक नाव ए से बी तक ऊर्ध्व प्रवाह अप स्ट्रीम। तो जैसे हमने मान लिया ये पॉइंट है यहाँ पर ए और ये पॉइंट है हमारा बी, तो एक बार ये नाव जाएगा ऐसे बी तक, फिर बी से आ जाएगा ए तक। तो इनके बीच की दूरी बताइए क्या होगा। आने और जाने में टोटल जो समय लग रहा है 3.5 घंटे का। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इनको सीखते हैं। तो चलिए देखते हैं। शांत जल में नाव की चाल, नाव की जो स्पीड है आपको बता रखी है 5 किलोमीटर पर आवर। यूनिट का विशेष ख्याल रखेंगे स्टूडेंट्स। इसके बाद करंट, धारा की चाल जो दिया गया है, ओके, ये दिया गया है 7 किलोमीटर पर आवर, ये दिया गया है 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये जो नाव है, नाव की स्पीड x और धारा की स्पीड y। अब a से b तक की दूरी कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो हम मान लेते हैं इतना डिस्टेंस ट्रेवल करता है। अब अगर वो अनुप्रवाह में आएगा तो अनुप्रवाह में हो जाएगा, दोनों की स्पीड ऐड कर दीजिए। फिर इसके बाद जब वो ऊर्ध्व प्रवाह में जाएगा तो दोनों की स्पीड माइनस कर दीजिए और इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो टोटल जो आपको समय दिया गया है 3.5 आवर का समय दिया गया है। अब x प्लस वाई दोनों को ऐड कर देंगे तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ पे फिर से हम लिख लेते हैं x प्लस वाई हो जाएगा 12, x माइनस वाई, तो इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, डिफरेंस हो जाएगा 2 और ये टोटल है 3.5। अब इसको ज़्यादा सॉल्व नहीं करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर सीधे ऑप्शन है आपके पास, इनमें से कोई एक ऑप्शन ऐसा रखिए डी की जगह कि जब हम कैलकुलेट करें दोनों को ऐड करें तो 3.5 आए। अगर हम 5 रखते हैं तो 2.5 बन जाएगा और यहाँ 5 रखेंगे हमें फिर 1 की जरूरत पड़ेगी और यहाँ 1 नहीं बन पाएगा। 7.5 भी रखते हैं, नहीं बन पाएगा। 4 अगर रखें तो यहाँ तो 2 आ जाएगा, फिर 4 3 नहीं आ पाएगा, 1.5। 6 अगर रखें तो 2 आ जाएगा और ये 3 तो आ सकता है। तो देखिए आपका कैलकुलेशन अगर स्पीड रहेगा तो विद इन सेकेंड ऑप्शन से आप चेक कर सकते हैं डी की वैल्यू। देखिए अगर डी की वैल्यू यहाँ पर मैं क्या ले लेता हूँ 6
और यहाँ भी 6, तो ये 2 से कटा 3। अब मुझे चाहिए सिर्फ आधा, क्योंकि मुझे बराबर ये करना है, और ये है आधा 2 टाइम्स, तो यहीं से हमारा सेटिस्फाई हो जाएगा d इक्वल टू 6 किलोमीटर, और यही हो जाएगा हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर। देखिए स्टूडेंट, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए इतना समय लग रहा है। जब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो विद इन सेकेंड भी बना सकते हैं, मिनट तो नहीं जाएगा, 40-50 सेकेंड भले लगे, उतने में ही आप सॉल्व कर ले जाएंगे। अगला क्वेश्चन है मिक्सचर एलिगेशन। मिक्सचर एलिगेशन का कॉन्सेप्ट है, उसी पर हमें ये क्वेश्चन बनाना है। अरुण ने 30 किलोग्राम चावल इतने रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा, ठीक है, कॉस्ट प्राइस है ये। एक कोई और 30 किलोग्राम चावल जो है एक निश्चित दर पर खरीदा, उसका मूल्य क्या है नहीं बताया, उसने दोनों को मिला दिया, ठीक है भाई, मिला देंगे, और पूरी मात्रा को जब हम इतने रुपए में बेचेंगे तो हमें 20% का लाभ हुआ होगा। तो कहता है बताइए जो अन्य 30 किलोग्राम चावल, ये वाला जो हमने दूसरा 30 किलोग्राम परचेस किया था, तो उसी का प्रति मूल्य किलोग्राम कितने में खरीदा था, ये हमसे पूछ रहा है। तो पूरा क्वेश्चन हम समझ गए हैं, ठीक है। चलिए देखिए, जो क्वांटिटी होता है उसको यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं कि एक 30 किलोग्राम चावल है जिसको खरीदा गया है 17.50 इतने रुपए में। एक दूसरे टाइप का चावल है 30 किलोग्राम, तो इसको कितने में परचेस किया है, यही तो हमें पता लगाना है। तो देखो दोस्त, ये अगर सीपी है, ठीक है, ये सीपी, तो हमें यहाँ पर भी जो वैल्यू मिलेगी वो भी एक सीपी ही रखना पड़ेगा। लेकिन आगे यहाँ पर देखिए सेलिंग प्राइस इतने में बेचकर वो प्रॉफिट कमा रहा है, तो यहाँ से पहले हमें सीपी फाइंड करना पड़ेगा। तो देखिए 20% की वैल्यू होती है 1/5, कि अगर कोई 5 रुपए की वस्तु है उस पर मैं 20% एक का प्रॉफिट लेकर अगर मैं बेचता हूँ, एक पर प्रॉफिट लेके बेचता हूँ, तो मुझे 6 रुपए सेलिंग प्राइस रखना पड़ेगा उसे। बट क्वेश्चन में कहा कि 6 नहीं, इतने रुपए बेचने पर, तो ये 6 की वैल्यू है 18 दशमलव, ठीक है। थोड़ी देर के लिए दशमलव अगर भूल जाइए कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए, तो 6 का अगर इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए, कितने टाइम्स है ये, 6 3 18 310 टाइम्स। अभी आप दशमलव भूल जाइए, दशमलव जब हमें जरूरत पड़ेगी वहां पर हम लगाएंगे। तो थोड़ी देर के लिए मान लीजिए 1860 है, ये 310 टाइम्स है 6 के, तो ऐसे ही जो कॉस्ट प्राइस है ये भी होगा 310 टाइम्स, ये हो जाएगा 1550। अब यहाँ पर दो पीछे से 2 अंकों में, तो यहाँ भी हम पीछे से 2 अंक लगा देंगे, ठीक है। कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए थोड़ी देर के लिए अवॉइड कीजिए पॉइंट्स। तो 1550, तो ये आ गया हमारा सीपी, और इस सीपी को हम रख देंगे यहाँ पर 1550। इनका डिफरेंस अगर आप देखें तो कितना आ जाएगा 2। दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो रेशियो आने वाला है वो इक्वल आने वाला है, ये 30 किलोग्राम, ये 30 किलोग्राम, तो यहाँ भी इक्वल, तो यहाँ भी जो 2 है तो यहाँ भी 2 ही रहेगा। तो 2 आने के लिए यहाँ हमें रखना पड़ेगा 13.50। तो जो हमने दूसरा 30 किलोग्राम का चावल खरीदा था उसका जो कॉस्ट प्राइस है 13.50, ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक समान चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी एक खंबे को 12 सेकंड में पार कर जाती है, ठीक है। कोई एक पोल है, उस पोल को 12 सेकंड में पार कर जाती है, ठीक है। जबकि 198 मीटर लंबी सुरंगों को 30 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई, लेंथ ऑफ ट्रेन, ठीक है, ट्रेन की लंबाई पता करना है। तो चलिए दोस्तों बेसिक से एकदम इसको अगर हम बनाए, देखिए कैसे बेसिक से। पहला लाइन अगर हमने पढ़ लिया कि एक रेलगाड़ी जो है किसी खंबे को 12 सेकंड में पार कर जाती है, तो स्पीड अगर हम देखें तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस यहाँ पर रेलगाड़ी एल अपॉन कितना समय लगता है 12 सेकंड, ठीक है। ये पहले लाइन से हमें पता चल गया। फिर जब हम आते हैं कि जैसे कोई रेलगाड़ी है इस तरीके से, ठीक है, कोई सुरंग है यहाँ पर ऐसे, तो सुरंग की जो लेंथ है और रेलगाड़ी की जो लेंथ है तो ये दोनों ऐड हो जाएंगी। तो सेकंड नंबर के केस में L + 198 कितना समय लगता है इसको 30 सेकेंड, इक्वल टू S, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। S की वैल्यू देखिए यहाँ पर रखी हुई है L/2, उसको यहाँ रख के बस हम रेलगाड़ी की लेंथ पता कर लेंगे। एकदम बेसिक अप्रोच है स्टूडेंट्स। तो देखिए L12 इक्वल टू L + 198 30,
तो 6 से अगर इसको हम काटें तो ये 5 हो जाएगा, 5 को उधर जाने दीजिए, 5L ओके 5L अपॉन में 2, L को भी इधर ले आते हैं, उधर बचेगा 198, ये हो जाएगा 3L डिवाइड बाय 2। बेसिक कैलकुलेशन है स्टूडेंट्स। 3 से अगर हम इसको कैंसिल आउट करें, 3 6 18 और 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा मीटर लेंथ ऑफ ट्रेन। ये आ जाएगा आपका आंसर कि ट्रेन की जो लंबाई है इतनी। ये एक बेसिक अप्रोच है स्टूडेंट कि पहले लाइन को हमने पढ़ा, ये कि छोटा सा इन्फॉर्मेशन हमको मिला, दूसरा लाइन जब हमने पढ़ा तो ये इन्फॉर्मेशन मिल गया, दोनों को हमने मर्ज करके बस एक छोटा सा कैलकुलेशन लगा दिया। जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो इसको भी आप जल्दी से जल्दी बनाना सीख जाएंगे स्टूडेंट। और बहुत से स्टूडेंट जो ये सब टॉपिक पढ़ चुके हैं उनके लिए तो बहुत ही आसान ही लग रहा होगा। चलिए आते हैं, अगला है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में राम किसी कार्य को 40 दिन में पूरा करता है, श्याम उसी काम को 60 दिन में कर लेता है। काम क्या है, कितना है, नहीं पता। यदि मोहन कोई तीसरा बंदा है जिसकी क्षमता राम और श्याम से दोनों की क्षमता से 20% कम है, मोहन अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। ओके चलिए पहले तो देख ले काम कितना है। तो राम जो है किसी काम को 40 दिन में कर सकता है और वही जो श्याम है उसको 60 दिन में कर सकता है। काम कितना है, टोटल वर्क जानने के लिए हम इनका एलसीएम ले लेते हैं, ये आ जाएगा 120। ये हो गया हमारा टोटल कुल कार्य। अब इसी कुल कार्य को एक दिन में, एक दिन का अगर पता करना है तो 40 से आप भाग लगाएंगे तो राम जो है एक दिन की इफिशियंसी 3, श्याम की एक दिन की इफिशियंसी आ गई 2, एक दिन की इफिशियंसी दोनों की आ गई 5। इनको आप ऐड कर देंगे तो दोनों की एक दिन की इफिशियंसी आ गई 5। चलिए अब आगे क्वेश्चन में बोला गया है कि कोई है मोहन जो राम और श्याम के जो भी इफिशियंसी 20% कम है। तो अगर हम देखें 20% 1/5, तो 5 का 20% 1, तो इतना कम है, तो ये हो जाएगा 4/5। और ये 5 इफिशियंसी राम और श्याम की है और यहाँ दिया भी गया है तो हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। तो समझ जाइए कि अगर इन दोनों की इफिशियंसी 5 है जो कि यहाँ दिया गया, तो इनकी इफिशियंसी होगी 4। ये आ गई मोहन की इफिशियंसी। तो मोहन इतनी इफिशियंसी है तो 120 जो कार्य है इतने की इफिशियंसी से वो 30 दिन में कंप्लीट कर लेगा। यही हो जाएगा हमारा सही आंसर। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है एज से। इसको भी आप इक्वेशन बना के कई तरीकों से आप बना सकते हो। ध्यान रखिएगा मैथ्स की यही खासियत है, कई तरीके हैं, परसेंटेज, रेशियो, इक्वेशन, कई तरीकों से आप बना सकते हो। तो देखिए वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु की 3 गुना से 3 वर्ष अधिक है। ठीक है, पहला लाइन है। 3 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से दुगने से 10 वर्ष अधिक है, तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्रेजेंट एज के बारे में बोल रहा है कि जैसे ये पिता है, ये पुत्र है। पिता की वर्तमान आयु तो जैसे ये 1, तो इनकी 3 गुने से 3 अधिक, 6 लिख सकता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, इधर लिख देंगे अच्छे से, पहले यहाँ समझ लीजिए। ये ऐसा है पहले लाइन में। फिर कहता है कि 3 वर्ष बाद, ठीक है भाई, यहां से जब हम 3 वर्ष बाद गए तो उस समय जो कहता है कि पिता की आयु पुत्र की आयु के दुगने से 10 वर्ष अधिक, तो मतलब 2 गुना है और उससे 10 वर्ष अधिक, मतलब इसको 12 लिख सकते हैं। अब इसको और अच्छे से लिख सकते हैं यहाँ पर कि जैसे ये पुत्र की आयु है तो ये पिता की आयु, ये पुत्र की आयु है 3 वर्ष बाद, तो ये हो गया पिता की आयु। ठीक है, ये 3 वर्ष बाद, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, 3 वर्ष पहले जैसे ये वर्तमान में, अगर इन दोनों के बीच गैप देखें कितना है 5 का, तो भाई वो गैप यहाँ भी मेंटेन होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो है भाई 11 का।
तो ये गैप ध्यान रखिएगा, 3 वर्ष बाद जितनी आयु, ठीक है, पिता की इंक्रीज होगी उतनी ही पुत्र की, दोनों के बीच में जितना गैप है वो 3 वर्ष बाद भी गैप बरकरार रहेगा, वो आगे ऐसा चलता जाएगा, एज की ये खासियत है। अब ये गैप बराबर नहीं है तो इसको बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, 11 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए और 5 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 66, ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 5। अब जरा देख लीजिए, यहाँ पर भी आप देख लीजिए 6 वर्ष, यहाँ भी आप देख लीजिए 6 वर्ष, तो अब ये गैप मेंटेन हो गया। ध्यान रखिएगा यहाँ भी कितना है 6 और यहाँ भी 6 का गैप, तो ये गैप मेंटेन हो गया। बट एग्जैक्ट में क्वेश्चन तो बोलता है गैप 3 वर्ष का है, गैप 3 वर्ष का है, तो 6 से कितना है आधा। तो इसी तरह पिता की जो वर्तमान होगी 66 का आधा 33, ये होगा राइट आंसर। तो दोस्तों ये एक मैंने रेशियो अप्रोच से बनाया है, ठीक है, गैप के बेस पर बनाया है। इस कॉन्सेप्ट का यूज ज़्यादा होता है एग्जाम के क्वेश्चनों में बनाने पे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं इसी से। इक्वेशन मेथड्स पे भी आप जा सकते हो लेकिन उसमें बहुत कैलकुलेटिव हो जाता है, सॉल्व कीजिए, ठीक है, क्योंकि अभी जो मैं समझा रहा हूँ इसलिए आपको ये थोड़ा सा लेंदी लग रहा होगा, लेकिन ये आपको अगर पकड़ बन गई इस कॉन्सेप्ट पे तो ये भी विद इन सेकेंड बनाया जा सकता है। ओके, बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, ये है एक चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में कहता है कि कोई धन है इतना, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए यदि टाइम हमको 3 ईयर है और जो हमको इंटरेस्ट दिया है 16.2/3%। ओके, लिख देते हैं यहाँ पर, इतना है टाइम, 3 साल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना है, ठीक है। तो हमें CI और SI का अंतर ज्ञात करना है, हमें CI और SI का अंतर ज्ञात करना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को बनाने के भी कई तरीके हैं। डायरेक्ट 3 ईयर का फॉर्मूला होता है, 2 ईयर का फॉर्मूला होता है, लेकिन एग्जाम में अगर 4 साल 5 साल के भी आ गए तो उसके फॉर्मूले होते ही नहीं, ठीक है। तो डायरेक्ट मैं इसका अप्रोच आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले 16/2/3% का मतलब होता है 1/6। 3 साल के लिए लिया गया है तो 3 साल के लिए देखिए इसको ऐसे अरेंज करेंगे, थोड़ा सा आपको लेंदी लगेगा लेकिन आपकी प्रैक्टिस अगर हो गई तो इससे बेस्ट अप्रोच तो भाई कुछ नहीं है। इसका पहले 1/6 आप निकाल लीजिए, तो जब इसको आप कैंसिल करेंगे तो 5040, ध्यान रखिएगा ये 3 टाइम्स। अब ये जो 5040 आया है फिर से इसका 1/6 कीजिए, फिर से 1/6 करेंगे तो ये आ जाएगा 6840, ठीक है, 6 से भाग लगाना है। फिर ये जो आया है 840, फिर से इसका 1/6 कीजिए, 3 टाइम्स, 3 ईयर बोला है तो 3 टाइम्स कीजिए। 4 साल बोलता तो 4 साल के लिए तो फॉर्मूला नहीं था, ये 4 साल बोलता है तो हम इसी अप्रोच से एक स्टेप और आगे जाते हैं। तो 6 का भाग लगाइए, 6 कम 6, 640, ये आ गया डेटा। अब इसमें आपको मल्टीप्लाई करना होता है 3 और ये 1। तो दोस्तों ये जो टॉप में पहला लाइन आया है ये होता है SI। इन तीनों का डेटा अगर आप ऐड कर देंगे, इन तीनों का डेटा अगर आप ऐड कर देंगे तो वो होगा CI। लेकिन हमें तो डिफरेंस से मतलब है, तो डिफरेंस होता है केवल इतना, ये होता है CI और SI। तो सिर्फ इतना ही हम कैलकुलेट कर लेते हैं, उसे हम क्यों करने जाएं कैलकुलेट। तो जब 840 में 3 का गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 3 25 20, ये हो जाएगा 140। इनको ऐड कर लीजिए तो ये आ गया 3 साल का जो अंतर है। तो ज़्यादा लेंदी भी नहीं है स्टूडेंट्स, इसमें क्या है आपको फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है, 2 साल 3 साल। और मैंने कहा ना कि अगर ये 4 साल होता तो फॉर्मूला तो फिर उसके लिए आप नहीं बना पाएंगे, 4 साल होता तो एक स्टेप और हम बढ़ा देते, 140 का 1/6 करके देखते उसको भी, तो ये आ जाएगा राइट आंसर। अगला आता है, ओके, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। श्री शर्मा ने अपनी बाइक को
केलकर को 20% की हानि पर बेच दी। इसके बाद केलकर ने उसकी मरम्मत पर 2000 रुपये खर्च किए और उसे 22,000 रुपये में बेचकर 10% का लाभ कमाया। तब श्री शर्मा ने कहा कि लागत मूल्य बताइए। चलिए ठीक है, हमें नहीं पता लागत मूल्य क्या है, तो उसको अगर जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो उसको आप 100% मान लीजिए। अब 100% जो है मान लिया हमने, अब उस पर जो है 20% की हानि, तो 20% की हानि मतलब 80। तो अभी हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, ये 80 की वैल्यू नहीं पता, हमें यही तो पता लगाना है इनकी लागत मूल्य। 80 का मूल्य पता चल जाएगा तो 100% का मूल्य पता चल जाएगा। अब कहा जाता है कि ठीक है 20% हानि पर ये इन्हें बेचा 80 में। अब इसमें मरम्मत किया उनने, तो मतलब ये 2000 रुपये उन्होंने और लगाए, 2000 रुपये और लगाए और फिर 22,000 रुपये में बेचकर 10% का लाभ कमा लिया। तो दोस्तों 10% होता है 1/10। अब यहाँ पर इनने लाभ कमाया, तो ये कॉस्ट प्राइस होता है। 1 रुपये का लाभ कमा कर बेचा तो 11 रुपये में बेचा, बट यहाँ क्वेश्चन में बोलता है 11 रुपये में नहीं बेचा, 22,000 में बेचा। तो ये इससे कितना गुना है, 2000 गुना है। तो ऐसे ही ये जो कॉस्ट प्राइस है ये भी 2000 गुना 20,000 होगा। तो मतलब यहाँ से जो वैल्यू आई है 20,000 होगी। पर दोस्तों ध्यान रखिए इस 20,000 में इन्होंने मरम्मत पे कितना खर्च किया था, तब जाके तो बेचा था 2000। तो 20,000 में 2000 और कम कर दीजिए, तो 80 की वैल्यू आपको पता चल जाएगी 18,000। इतना आपको समझ में आ गया होगा कि भाई 20% हानि पर जब बेचा तो ठीक है उसमें 2000 खर्च करके उसने बेचे, तो जो 2000 इंक्लूड किया तब जाके तो आए 20,000, इसलिए पहले ही हमने उसको माइनस कर लिया। तो अब हमें 80 की वैल्यू पता चल गई इतनी। तो 80 की जब वैल्यू पता चल गई तो 100% की भी वैल्यू पता चल जाएगी आपको दोस्तों। बस इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। दूनी का 16, 8 दूनी का 16, 40 और ये 00, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। सिंपल है दोस्तों, बस आपको रेशियो ध्यान रखिएगा, रेशियो और परसेंटेज, ये कॉन्सेप्ट अच्छे से पकड़ बना लीजिए। तो ये सारे क्वेश्चन आप बना सकते हैं, इसमें कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। आता है अगला हमारा पार्टनरशिप, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एसबीआई के एग्जाम में पार्टनरशिप वाले क्वेश्चन तो खूब बनते ही हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए पढ़ लेते हैं। ए ने 28,000 रुपये निवेश के साथ एक व्यापार प्रारंभ किया। 5 माह बाद, ध्यान रखिएगा 5 माह के बाद, 5 माह तक तो वो अकेला ही था, उसके बाद बी शामिल हुआ, फिर से अगले 2 माह बाद सी शामिल हुआ। वर्ष के अंत में उनका जो प्रॉफिट का रेशियो था इतना था। तो सी के द्वारा निवेश, ठीक है। तो जैसे ए की हम बात करें कि ए ने भाई टोटल 28,000 रुपये के साथ, ये तो पूरा 12 मंथ था भाई बिजनेस में। बी की बात करें कितना पैसा लगाया नहीं पता, 5 माह बाद शामिल हुआ तो टोटल कितना रहा, वो 7 मंथ तक रहा। सी की बात करें, सी ने कितना पैसा लगाया नहीं पता, उसको वाई मान लो। अगले 2 माह बाद मतलब 7 के बाद बचा कितना, 5 माह। इस रेशियो में वो लोग जमे थे। फिर जब मंथ पूरा ईयर जब हमने देखा तो इनका जो प्रॉफिट आया तो 4, 3 और 2 का रेशियो में था। अब क्वेश्चन में कहता है कि सी के द्वारा निवेशित धनराशि मतलब वाई की वैल्यू पता कीजिए। तो देखिए यहां से आप जा सकते हैं, एक वैल्यू पता चल जाएगी, फिर यहां से आप जा सकते हैं वाई की वैल्यू पता चल जाएगी। बट दोनों को एक साथ अगर हम ले लें, आपको पता है रेशियो से जब हम इनका यूज करेंगे तो कोई एक वैल्यू ले लीजिए, 4a और ये सी का है 2a, और ये हो जाएगा 28,000 12 और ये हो जाएगा y इंटू 5। यहाँ से वैल्यू आपको पता चल जाएगी, ठीक है। यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, 5 5 25, 36 00 और इसमें आप गुणा कर लीजिए, ये आ जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्लॉक, घड़ी।
ध्यान रखिए, क्लॉक का ये क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करना है तो ध्यान रखिए आवर हैंड के बारे में आपको पता होना चाहिए कि 1 घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री घूमती है, तो वही घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री घूमती है। तो जैसे ये क्लॉक है, यहाँ पर है 12 और यहाँ पर है 5, 12 बजे से 5:10 तक घंटे की सुई की स्पीड बतानी है। तो 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, तो 12 से 5 तक 30 30 30 30 30 150 डिग्री ये हो जाएगा। और 10 मिनट और आगे चलना है तो 10 मिनट में 5 डिग्री और, तो टोटल अगर आप देख लो तो 155 डिग्री हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है कि 5a की वैल्यू ये है, तो 5a - 3 की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए 5 की पावर a इक्वल टू 3 1 2 5, और हमें पता है ये होता है 5 की पावर 5, तो यहां से a की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5। अब इस a की वैल्यू को अगर हम यहां रख दें कि 5 माइनस में 3, तो 5 की पावर में 2 और ये हो जाएगा 25 आपका आंसर। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन। ओके दोस्तों, आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, पसंद आया होगा। आप कमेंट करके जवाब दीजिएगा। ये पहली क्लास थी, हमने एकदम बेसिक सा क्वेश्चन लेकर चले थे, बट ध्यान रखिएगा दोस्तों ऐसे ही बेसिक के क्वेश्चन आपके कांस्टेबल में, SBI क्लर्क में पूछे जाते हैं। धीरे धीरे मैं आगे की सीरीज में 1-2 क्वेश्चन और अच्छे लेवल जैसे SBI के मेंस लेवल तक, MPSI SSC लेवल तक लेकर जाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कर दीजिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। टेलीग्राम पे अब आपको PDF वगैरह भी इसकी मिल जाएगी, ताकि आप उसको 1-2 बार और सॉल्व कीजिए। और भी टॉपिक की PDF यहाँ पे मिल जाएगी, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके दोस्तों, आज की क्लास इतनी रखते हैं। थैंक यू।